हेलो साथियों, कैसे हैं? स्वस्थ हैं, मस्त हैं? इसी आशा और विश्वास के साथ एक और सेशन में मैं संदीप शर्मा, व्याख्याता वाणिज्य, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, फॉर्म भरने की डेट चल रही है। जिन्होंने अभी तक भी फॉर्म नहीं भरा है वो फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स की ये वैकेंसियां उन विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त है जो तैयारी कर रहे हैं, है ना। अपने को ये लगता है कि पोस्टें कम है, लेकिन पोस्टें आपके लिए, कॉमर्स वालों के लिए सफिशेंट है, क्योंकि लेक्चरर में इतनी ज़्यादा पोस्टेज है वो आती नहीं है। आपने देखा होगा सेकंड ग्रेड है या आपकी थर्ड ग्रेड है या अदर कोई डिपार्टमेंट है ना, उसमें हो सकता है कोई भर्तियाँ ज़्यादा आ जाए, लेकिन स्कूल लेक्चरर की भर्तियाँ है वो 500-700 से ज़्यादा आती नहीं है। कॉमर्स में तो विशेष रूप से आप देख रहे हो कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अपन चर्चा करें तो कॉमर्स में जो स्टूडेंट हैं उनकी संख्या लगातार कम हो रही है, और कम हो रही है इसका मतलब है ऐसे स्कूल को बंद भी किया जा सकता है जहाँ पर संकाय में विद्यार्थी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि एक टारगेट होता है प्रत्येक सत्र अपने को एक कक्षा में 10 बच्चों का नामांकन रखना अनिवार्य होता है। कंटिन्यू 2 वर्ष तक 0 नामांकन होता है तो वहाँ पर उस संकाय को बंद किया जा सकता है। तो ये स्थिति भी बनी हुई है। अपने जो इंटीरियर एरिया है वहाँ पे अपन देखते हैं तो वहाँ पर इंटीरियर एरिया में क्या होते हैं, बच्चे कम होते हैं, है ना। कॉमर्स में भी कम होते हैं, तो इस वजह से अपने लिए ये नहीं मान सकते कि आगे बहुत ज़्यादा बड़ी भर्ती आ सकती है। आएगी तो इसके आसपास ही आएगी। तो अपने को क्या करना है, इन 340 पोस्टों के लिए तन मन धन से लग जाना है, और अगर आप इसके लिए पर्याप्त प्रयास करोगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता भी मिलेगी। जैसा कि आज आप थंबनेल देख रहे हो, एक शानदार मोटिवेशनल जो कोट्स है उसके माध्यम से अपन का आज को इस सेशन को स्टार्ट करेंगे कि क्या कह रहा है कि अपने लक्ष्य पर नजर और अपनी मेहनत पर आपको विश्वास करना होगा। अपने लक्ष्य पर अपना टारगेट क्या है, अपना टारगेट क्या है, क्या है अपना टारगेट? टारगेट अपना क्या है? टारगेट अपना RES है ना। RES यानी अपने को क्या लेनी है, मोहर लेनी है, गजेटेड ऑफिसर अपने को बनने हैं। तो बनना है तो उसके लिए अपने को क्या होना चाहिए, अपने लक्ष्य पर नजर। तो अपना जो टारगेट क्या है, अपना टारगेट क्या, एक पोस्ट है ना। अपने को बाकी पोस्टों से मतलब नहीं है किसको जा रही है, अपने को एक पोस्ट पर ध्यान देना है और अपनी मेहनत पर विश्वास करना है। आप जो पढ़ रहे हो है ना, उस पर आपको विश्वास करना है। ये नहीं कि मेरे साथ वाला क्या पढ़ रहा है या और क्या पढ़ रहा है, उसके पास मैटर ज़्यादा है, उसका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। आपको अपनी मेहनत पर विश्वास करना होगा और उसी के अनुसार आपको तैयारी करनी होगी, है ना। अब देखो एक क्वेश्चन है वो बार बार घूम के आ रहा है। क्या घूम के आ रहा है? एक क्वेश्चन है वो घूम के अभी भी आ रहा है कि भाई कौन सी जो बुक्स है वो पढ़े, है ना। कौन सी बुक्स है वो पढ़े, है ना। तो बुक्स के बारे में मैं आपको बता दूं, बुक्स मार्केट में आपको खूब मिल जाएंगी, लेकिन आपको क्या करना है, 11वीं और 12वीं की जो NCERT की बुक चलती है वो पढ़नी है ना, विस्तृत रूप से। तो उसके जो भी आपके नोट्स बनते हैं वो आपके नोट्स बनाने हैं। फिर आपको बीकॉम और एमकॉम में प्रयास करना है RBD की, है ना। RBD की बुक आती है वो आपको टॉपिक वाइज पढ़नी है, पूरी बुक नहीं पढ़नी है। उसमें से जो टॉपिक दे रखा आपके किसके अकॉर्डिंग, आपके पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग, है ना, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो दे रखा है वो चीज आपको पढ़नी है। उसके बाद मार्केट में बहुत सारी गाइड आपको मिल जाएगी, है ना। RBD पब्लिकेशन की भी मिल जाएगी, जो PCP पब्लिकेशन है उसकी भी मिल जाएगी। इसके अलावा बहुत सारी मार्केट में बुक्स है वो आपको मिल जाएगी, लेकिन पहले आपको प्रयास करना है कि ये टॉपिक वाइज आपको पढ़ना है। ये पढ़ लोगे तो फिर आपको क्या, जब आप गाइड पढ़ोगे तो फिर आपको समस्या नहीं होगी, है ना। तो ये ध्यान आपको रखना, ये चीजें आपको पढ़नी है। अगर आप खुद अपने हैंड्स नोट बना सकते हो, है ना, अगर आप खुद के हैंड्स नोट बना सकते हो तो वो और भी बढ़िया रहता है। खुद के हैंड्स नोट होंगे
तो उनसे क्या होगा कि आप इजीली उनको अपनी भाषा में क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो, उनको समझ सकते हो, है ना। एक चीज तो देखो हो सकता है कि कोई चीज मैं आपको बता रहा हूं तो वो समझ में नहीं आ रही है, लेकिन आप खुद लिख रहे हो और खुद लिख के उसको समझ रहे हो तो हो सकता है वो आपको इजीली समझ में आ जाए। तो हैंड्स नोट भी आप तैयार कर सकते हो, क्योंकि पेपर है वो किस हिसाब से होगा, वो आपका MCQ वाला होगा, है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला होगा। इसलिए अपने को डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे तो वहां से कोई प्रश्न बनता है तो उसका आंसर अपन इजीली दे सकते हैं। डायरेक्ट अपन ऑब्जेक्टिव पढ़ के उसका आंसर नहीं दे सकते। बहुत सारे साथी पूछते हैं कि भाई सीधे गाइड पढ़ ले। नहीं नहीं, सीधे गाइड आपको नहीं पढ़नी है। अगर सीधी गाइड से सिलेक्शन नहीं होता, मार्केट में ऐसी बुक्स भी मिल जाएंगी जिसमें 8,000, 10,000, 15,000, 20,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, है ना। और वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपने पढ़ भी लिए तो क्या वो आपको याद नहीं रहते। अपने को क्या रहता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो याद रह जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो अपने को डिस्क्रिप्टिव पढ़ के फिर ऑब्जेक्टिव पढ़ना है। एनसीईआरटी की बुक है वो पढ़ना है। प्रयास हमारा भी यही रहेगा कि हम आपको जो एनसीईआरटी की बुक्स है उसका जो सिलेबस है, उसका जो पाठ्यक्रम है, उसके अकॉर्डिंग आपको चीजें उपलब्ध करवाए, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये हो गया क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे। देखो अपन आज के सेशन में और चर्चा करेंगे। अभी तक अपनी कुछ क्लासें हो चुकी हैं, लगभग 15 क्लासेज हो चुकी है ना। उसमें अपन ने जो अकाउंटेंसी के जो बेसिक कंसेप्ट है उसके बारे में चर्चा की है ना। वो अपना डिस्क्रिप्टिव मटेरियल था। अब उसी को मैंने एक समराइज किया है, क्योंकि साथ में अपने को डिस्क्राइब पढ़ते हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देना है, तो मैंने संक्षिप्त रूप से इन्हें करके आपको उपलब्ध करवाने का प्रयास किया। देखो इसमें कौन कौन से पॉइंट है उस पर अपन चर्चा करेंगे। देखो पहला क्या है, पहला क्या पॉइंट है, पहला क्या लेखा शास्त्र है वो लेखांकन की संपूर्ण प्रक्रिया, ये ध्यान रखना, है ना। लेखा शास्त्र है वो लेखांकन की संपूर्ण प्रक्रिया, है ना। अब इसमें जो लेखा शास्त्र के दो भाग अपन कर सकते हैं, एक तो पुस्तपालन और एक दूसरा लेखांकन। ये दो भाग जरूर कर सकते हैं, लेकिन संपूर्ण प्रक्रिया मानी जाएगी किसकी, लेखांकन की, लेखा शास्त्र, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि पुस्तपालन लेखांकन का आधार है। जो पुस्तपालन है वो किसका आधार है, लेखांकन का। इसका मतलब क्या हो गया, जो आपकी पुस्तपालन है वो कौन सी सीढ़ी होगी, वो आपकी प्रथम सीढ़ी हो गई, ये चीज हो गया। और लेखांकन क्या हो गई, आपकी दूसरी सीढ़ी हो गई, ठीक है। लेखांकन क्या हो गई, आपकी द्वितीय सीढ़ी हो गई, ठीक है। ये बात क्लियर है। तो पुस्तपालन है वो किसका आधार है, लेखांकन का आधार है। और ये लेखा शास्त्र की पहली सीढ़ी मानी जाती है। पुस्तपालन पहली सीढ़ी होगी और आपकी लेखांकन दूसरी सीढ़ी हो गई। ये चर्चा अपनी पहले हो गई है, लेकिन फिर भी मैंने प्रयास किया है कि भाई शॉर्ट्स नोट्स के रूप में ये चीज़ आपके पास उपलब्ध रहेगी, तो ये चीज़ आपके दिमाग में फीड हो जाएगी, और फीड हो जाएगी तो आप इजीली उन चीज़ों को समझ सकते हो, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है कि पुस्तपालन से तात्पर्य व्यावसायिक लेन देनों या व्यवहारों को लेखों की प्रारंभिक पुस्तकों में लिखना या दर्ज करना, यह ध्यान रखना पड़ेगा। अब बहुत बार परीक्षा में प्रश्न आता है कि भाई बुक कीपिंग है उसमें क्या होता है, तो उसमें आपके जो व्यावसायिक लेन देन है, जो व्यवहार है, उनको प्रारंभिक पुस्तकों में लिखना, है ना। कौन सी पुस्तकों में, प्रारंभिक पुस्तकों में लिखना। कई बार ये आ जाता है कि वो लिख दे लेखा पुस्तकों में लिखना और प्रारंभिक पुस्तकों में लिखना। अपन क्या सोचते हैं कि भाई सारे लेखा पुस्तकें होते हैं तो जो प्रारंभिक पुस्तकें वो लेखा पुस्तकों में समा जाएंगी, ऐसा नहीं है। ये पॉइंट टू पॉइंट अपने को ध्यान में रखना है। तो पुस्तपालन में क्या शामिल है, उसमें प्रारंभिक पुस्तकों में उनको लिखना होता है, उनकी प्रविष्टि करनी होती है, उनको दर्ज करना होता है, ठीक है। क्लियर है साहब, क्लियर है ना। तो ये चीज अपने को विद कंसेप्ट के साथ है अपने को क्लियर करना है, और ये चीज अपन क्लियर कर लेंगे तो फिर अपने को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। मेजर रूप से अपने को क्या पढ़ना है, सेकंड पेपर में अपने 3 तो सब्जेक्ट ही हैं भाई, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स है और बिजनेस है, 3 तो सब्जेक्ट है। और बाकी जो आपकी कंप्यूटर से रिलेटेड आईसीटी लैब से और टीचिंग जो एप्टीट्यूड होता है ना, शिक्षण अभिक्रिया से संबंधित है, वो चीज़ पढ़नी है ना। लेकिन ये सब्जेक्ट क्योंकि अपन का सब्जेक्ट है, अपन ने पढ़ा आज तक, तो उसको अपन अगर क्लियरिटी के साथ पढ़ लेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये बात अपनी यहाँ तक हो जाती है। आगे
आगे क्या है, 4 नंबर क्या है कि केवल उन्हीं लेन देनों को लेखा में पुस्तकों में लिखना है जिनको एंट्री करनी है जो व्यवसायिक व्यवहार के हों, व्यवसाय से रिलेटेड हों, वित्तीय प्रकृति के हों और जिनका मुद्रा में मापन किया जा सकता है, जिसको मुद्रा में आप माप सकते हो, मेजरमेंट कर सकते हो। ये बात इसमें क्लियर होती है ना। किसको लिखेंगे, उन्हीं लेन देनों को लिखेंगे जिन्हें अपन मुद्रा में माप सकते हैं, जो वित्तीय प्रकृति के होते हैं, है ना। ठीक है ना। कई बार क्या प्रश्न होता है कि निम्न में से कौन से सौदे की एंट्री की जाएगी, है ना। राम को माल बेचा, राम को उधार माल बेचा, टाइपराइटर की नियुक्ति हुई, इस कार्मिक को यहाँ भेजा। इस तरीके का जो क्वेश्चन है वो भी कंफ्यूज करता। तो अपने को ध्यान रखना है कि आपके जो लेन देन में लिखा उन्हीं का करना है जो आपके व्यवसाय से रिलेटेड हो, वित्तीय प्रकृति का हो और जिनसे मुद्रा में अपने माप सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, उनको अपने को खातों में लिखना। तो यहां से भी अपने पास घुमा के प्रश्न है वो किया जा सकता है, क्योंकि आप सोचते होंगे कि भाई आरपीएससी हर साल एग्जाम लेती है, चाहे वो स्कूल लेक्चरर की हो, यूजीसी नेट की एग्जाम, एनटीए नेट लेता है, जूनियर अकाउंटेंट की एग्जाम भी जो आपका चयन बोर्ड है वो लेता है, यानी कुल मिला के कॉमर्स से रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम होते रहते हैं। और आप सोचते हो कि भाई बात तो यही है और फिर भी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, क्वेश्चन कहीं और से नहीं आते, इन्हीं में से क्वेश्चन है वो निकाला जाता। और शब्दों का अंतर है वो ही एक विद्यार्थी को सफलता के लिए अग्रसित करता है और वही पॉइंट है वो सफलता से दूर करता है ना। ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, यही अपने को ध्यान में रखने हैं। ठीक है। 5वां पॉइंट क्या है कि पुस्तपालन के अंतर्गत उपरोक्त अनुसार लेन देनों की पहचान कर उन्हें प्रारंभिक पुस्तकों में लिखना और उनका वर्गीकरण करना खाता बही में खताने के कार्य में सम्मिलित होता है ना। क्या करना है कि भाई जो आपके लेन देन उनकी पहचान करेंगे, उनका मापन करेंगे, मेजरमेंट करेंगे, उनको लिखेंगे, फिर उनका क्लासिफिकेशन करेंगे, लास्ट में समराइज करेंगे, है ना। ये कार्य किस में आता है, आपके पुस्तपालन में आता है। तो पहला जो स्टेप होता है पुस्तपालन वाला, उसमें लिखना और वर्गीकरण करने में जो खाता बही में खताने का यानी पोस्टिंग से रिलेटेड काम है वो आपका पुस्तपालन के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, ओके है, यहां तक ओके है ना। अपने को लगातार, क्योंकि पढ़ाई है, स्टडी है, वो एक ऐसा पॉइंट है उसको लगातार अपने को समय देना होता है। जब पहली बार अपन बुक उठाते हैं, पढ़ने को बैठते हैं, तो हो सकता है अपन 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट ही पढ़ पाएंगे, अपने का मन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि अपने वो काम छोड़ दिया। धीरे 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 आपको उस शेड्यूल को बढ़ाना पड़ेगा, अपने जो मन है उसको मजबूत करना पड़ेगा कि नहीं, इस बार अपने को गजेटेड ऑफिसर बनना है, टारगेट RES का रखना है और ये रखना है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, है ना। इस तरीके का टारगेट आप रखोगे तो क्या होगा, आपके मन के अंदर एक जज्बा आएगा, जोश आएगा और आप उनके लिए और ज्यादा मेहनत करोगे। ठीक है, ये कार्य भी पुस्तपालन में होता है। और क्या आता है पुस्तपालन में, पुस्तपालन का कार्य समाप्त होने पर लेखांकन का कार्य है वो प्रारंभ होता है। क्या होता है, बुक कीपिंग का काम समाप्त होता है और लेखांकन का कार्य है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ठीक है, ये बात होगी कि भाई पुस्तपालन पहली सीढ़ी होती है, लेखांकन दूसरी सीढ़ी होती है। यहाँ पे कई बार कंफ्यूज करता है कि पुस्तपालन का कार्य समाप्त होने के बाद प्रारंभ होता है लेखांकन का, लेखांकन के कार्य के पहले कौन सा समाप्त होता है, तो पुस्तपालन का। ये अपने को ध्यान रखना है ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, बढ़े आगे। आगे आगे क्या है कि लेखांकन के अंतर्गत वर्गीकृत लेखों से व्यवसाय के वर्ष भर के लाभ या हानि की गणना की जाती है। क्या कहता है, लेखांकन के अंतर्गत तो आपके क्लासिफाइड है, वर्गीकृत लेख है, उनके वर्ष भर लाभ और हानि की गणना की जाती है और इसलिए अपने लाभों की गणना के लिए लाभ हानि खाता बनाते हैं और आर्थिक स्थिति की जानकारी के लिए बैलेंस शीट है वो अपन तैयार करते हैं। तो ये भी प्रश्न आता है कि व्यापार में आर्थिक स्थिति जानने के लिए कौन सा खाता तैयार किया जाता है, लाभ हानि जानने के लिए कौन सा खाता तैयार किया जाता है। ये पॉइंट टू पॉइंट बातें इसमें भी चलती है, तो ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे क्या है, एक निश्चित तिथि यानी लेखा वर्ष के अंतिम दिन को व्यवसाय की आर्थिक स्थिति जानने के लिए आपकी जो बैलेंस शीट है, स्थिति विवरण है, वो भी तैयार किया जाता है। बैलेंस शीट है वो तैयार
की जाती है। ठीक है, ओके, यहां तक बताओ, देखिए क्लियर है कि नहीं, यहां तक क्लियर है कि नहीं, है ना। आपके कोई भी डाउट हो ना, आप बेझिझक होके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से पूछे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारा प्रयास ये है कि कॉमर्स के लिए कोई भी छात्र वो परेशान नहीं हो, है ना, क्योंकि कॉमर्स है वो वैसे ही अभावग्रस्त है, सरकार भी इस पे विशेष ध्यान नहीं देती है, और जो भी मेन कारण भी यही है ना, कॉमर्स में, क्योंकि एक तो प्रैक्टिकल सरकार लागू नहीं कर रही है। बहुत बार प्रयास किया गया है कि भाई जब अकाउंटेंसी में प्रैक्टिकल हो सकता है तो क्यों उसमें इतनी देरी की जा रही है ना। आपने देखा होगा जियोग्राफी का प्रैक्टिकल होता है तो उसमें जो स्टैटिक्स होते हैं, बारंबारता रिलेटेड होते हैं, वो चीज़ उसमें प्रैक्टिकल में ऐड है, तो यहाँ पे भी तो वो हो सकती है, लेकिन वो नहीं है। तो इस तरीके की कुछ कमियां हैं जिसकी वजह से जो कॉमर्स है उसका थोड़ा सा रुझान कम हुआ है। लेकिन फिर भी जिन्होंने कॉमर्स लिया है और जो चाहते हैं कि मैं अपना कैरियर है कॉमर्स में बनाना चाहता हूँ, तो इजीली बना सकते हैं। इतना भी ये नहीं कि भाई इसमें आप कैरियर नहीं बना सकते। बहुत सारे जॉब्स हैं, चाहे वो आपके प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे वो आपके गवर्नमेंट सेक्टर में हो, बशर्ते उनके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, अपने लक्ष्य पर आपको नज़र रखनी पड़ती है, और आप अपने टारगेट पर अडिग रहते हो, मजबूत रहते हो, तो निश्चित रूप से वो चीज़ आपको प्राप्त भी होती है ना। तो ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी होगी। पॉजिटिव माइंड से अपने को सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना होगा, और सकारात्मक सोच के साथ अपन बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से अपने को सफलता भी मिलेगी, है ना। ये अपने को टारगेट रखना। एक निश्चित लेखा वर्ष के अंतिम दिन को व्यवसाय की आर्थिक स्थिति जानकारी के लिए स्थिति विवरण है वो बनाया जाता है। ठीक है, ओके है, बढ़े आगे। इसके बाद देखो क्या है कि लेखांकन के कई उपक्षेत्र है ना। उपक्षेत्र जिसमें अपन ने चर्चा कर ली है, आपका वित्तीय लेखांकन है जो पैसों से रिलेटेड है वो काम करता है। लागत लेखांकन है जो कॉस्ट से संबंधित, कि भाई किसी वस्तु की तैयार करने में कितनी कॉस्ट होगी, तो उसमें लागत की बात आती है। प्रबंध के यानी मैनेजमेंट की बात है, प्रबंध के निर्णय से रिलेटेड बात है, तो वहाँ पर जो प्रबंध लेखांकन वो काम में लिया जाता है। सामाजिक लेखांकन जो सोशल अकाउंटिंग है, कि भाई एक कंपनी है वो समाज में रहते हुए अपना व्यापार संचालित करती है, तो सामाजिक तरीके से जो भी एक्सपेंडिचर होते हैं उनका लेखांकन है वो आपके सामाजिक लेखांकन के हिसाब से शामिल किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अपन ने पहले भी चर्चा की है, जिन साथियों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को दबा दे, और साथ में वीडियो को शेयर भी कर दे। और जो भी साथी अभी तक नहीं जुड़े वो फटाफट जुड़ जाएं। जिन्होंने पहले वाली क्लासेज नहीं देखी है, क्योंकि अपनी 15 क्लासेज कॉमर्स फर्स्ट ग्रेड से रिलेटेड हो गई। वैसे तो कॉमर्स के बहुत सारे हैं, है ना, पार्टनरशिप से रिलेटेड भी अपन ने चीज़ बताई है, लेकिन बात करें फर्स्ट ग्रेड की तो उससे रिलेटेड भी अपनी 15 क्लासेज हो चुकी है। तो उनका जो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या अपन ने लेक्चरर के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ से जाकर आप तमाम जो वीडियो है वो देख सकते हैं, अपने हैंड्स नोट है वो बना सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा फायदा आपको हो जाएगा अगर ये काम आप करते हो तो। ठीक है, हमने अनावश्यक बातों को इसमें शामिल नहीं किया गया, जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है उन्हीं को अपन ने इसमें शामिल किया गया। क्योंकि कई बार ये आता है इजी क्वेश्चन, क्योंकि आप जानते हैं कि पेपर का जो क्राइटेरिया होता है उसमें 50 प्रश्न है वो इजी भी आते हैं, है ना। तो कई बार ये भी आता है कि लेखांकन के निम्न में से लेखांकन के उपक्षेत्र नहीं है, 3 ये दे दे, एक अलग दे दे, है ना। तो वहां पर अपने को ये चीज पढ़ी हुई है तो इजीली अपन इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, फिर कौन सा है कि लेखांकन का अन्य शास्त्रों, जिसमें आपका गणित है, स्टैटिक्स है, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स है, समाजशास्त्र है, कानून शास्त्र है, के साथ गहरा संबंध है। इस पे भी अपने विस्तार से चर्चा की है, वो भी चीज आपको प्लेलिस्ट में जो वीडियो वहां पे मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा लेखांकन की मुख्य रूप से 3 प्रणाली होती है। इकारा लेखा प्रणाली जो कौन सी होती है आपकी अवैज्ञानिक प्रणाली, कौन सी होती है अवैज्ञानिक प्रणाली। ठीक है, अवैज्ञानिक प्रणाली है ना, विश्वसनीय नहीं है ना, तो इसका मतलब अविश्वसनीय, अविश्वसनीय ये प्रणाली है ना, इकारा लेखा प्रणाली। इसका भाई इसमें, क्योंकि इसमें कौन से खाते खोले जाते हैं, इसमें व्यक्तिगत, है ना, कैश अकाउंट और व्यक्तिगत खाते ही इसमें खोले जाते हैं, यानी रोकड़ खाता
और व्यक्तिगत खाता ही इसमें ओपन किया जाता है, बाकी इसमें खाते नहीं खोले जाते। दूसरी आपने चर्चा की थी दोहरा लेखा प्रणाली, जिसमें आपने देखा वो 3 प्रकार के खाते होते हैं, व्यक्तिगत, वस्तुगत और नाम मात्र खाते। व्यक्तिगत के भी 3 भाग अपन ने चर्चा किए थे, है ना। उसमें आपका कृत्रिम व्यक्तिगत, है ना, कृत्रिम व्यक्तिगत खाता, कृत्रिम संस्था का खाता है ना, और आपका लास्ट में प्रतिनिधि खाता, ये अपन ने चर्चा की थी। तो यहाँ पे देखो ये इंपॉर्टेंट है, जो आपकी डबल एंट्री सिस्टम वाली प्रणाली है ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन है वो बन सकता है, तो इसको अपने को छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपकी अकाउंटिंग है वो आपकी दोहरा लेखा प्रणाली पे डिपेंड है। क्योंकि इसकी जो अपने उद्भव की बात की थी 1494 में, जो लुकास पेसियली इटली के वेनिस शहर से इसका उद्भव हुआ था, और उसने अपनी बुक्स में दोहरा लेखा प्रणाली के बारे में सबसे पहले बताया था। तो वहीं से इसको इजात माना जाता है और शुरुआत मानी जाती है। और महाजनी बही खाता प्रणाली, ये जो इंडियन आपकी बुक कीपिंग है उससे रिलेटेड है। तो भारत में पहले किस तरीके से जो सौदे होते थे उनको दर्ज किया जाता था, और दर्ज करने का क्या आधार था। कुल मिला के अपन बात करें तो आपकी जो दोहरा लेखा प्रणाली है वो महाजनी बही खाता लेखा प्रणाली का ही रूप है। बस इतना सा अंतर है कि जो आपकी महाजनी बही खाता पद्धति है वो देसी भाषा में लिखी जाती थी, जबकि आपकी जो डबल एंट्री सिस्टम है वो आपकी अंग्रेजी वर्जन, इंग्लिश वर्जन में लिखी जाती है, और वर्तमान में इंग्लिश वर्जन को हर जगह एक्सेप्ट किया जाता है। इस वजह से ये थोड़ी सी इफेक्टिव मानी जाती है, क्योंकि लेखांकन में जितने भी सौदे दर्ज करने होते हैं वो अपने को आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अपन चर्चा करें तो आपको कंप्यूटर में जो भी सॉफ्टवेयर है उसके माध्यम से उन्हें लिखा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट्स हमने आपको समराइज करके उपलब्ध करवाए हैं। निश्चित रूप से ये चीज आपके लिए बेनिफिट वाली साबित होंगी। ठीक है ना। इसलिए अपना प्रयास ये होना चाहिए कि आपको जो चीज उपलब्ध करवाई जाती है उसको आप आसानी से पढ़ सकें, याद कर सकें, और अपने आप को इस हिसाब से तैयार करें, काबिल बनाएं कि आप एग्जाम में उस एग्जाम को आप फाइट करें। क्योंकि कहा था मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आप पहले ही हार मान लेते हो तो आप जीत नहीं सकते, और आप प्रयास करोगे तो निश्चित रूप से आपकी जीत होगी। इसलिए कहा भी जाता है कि जो लड़ेगा वही, जो जीतेगा वही जो लड़ेगा, है ना। जो जीतेगा वही जो लड़ेगा, सफलता उसी को मिलेगी जो मेहनत करेगा। ऐसे नहीं कि अपन ने कोई तैयारी नहीं की और डायरेक्ट अपने को सफलता मिल गई, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये आपको प्रयास करना है कि आप अच्छे तरीके से पढ़े, टॉपिक वाइज पढ़े, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़े, है ना। जो भी मटेरियल आपके पास उपलब्ध है उसके अनुसार पढ़े। फिर भी आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट में बॉक्स में डालें, हम उसका रिप्लाई देंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपको सही तरीके से संतुष्ट कर सकें। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के सेशन में इतना ही। मिलेंगे एक और सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।